नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 41 का पार्ट 2 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका म्यूचुअल फंड के बारे में। और म्यूचुअल फंड क्या होता है हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो है कि भाई म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब कैसे कैसे कैटेगरीज हैं यहाँ पर, और उसमें इक्विटी स्कीम आती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड को सेबी के द्वारा जो है कई कैटेगरी में बांटा गया है। सेबी जो कि रेगुलेटर है किसका, म्यूचुअल फंड का। सेबी व्हिच इज रेगुलेटर ऑफ द म्यूचुअल फंड हैज क्लासिफाइड म्यूचुअल फंड्स इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। ये उसके हिसाब से एज पर सेबी कुल मिलाकर उन्होंने 5 कैटेगरी की बात की है। इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, अदर स्कीम। कुल मिलाकर के इन्होंने 5 तरीके की स्कीम में इसको बांटा हुआ है। अब इन सभी के बारे में हमें बात करनी है, वैसे इक्विटी के बारे में, डेट, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ इक्विटी स्कीम के बारे में ही डिस्कस कर पाएंगे। थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, वरना ये जब नहीं समझ में आती हैं तो परेशानी होती है। ओके, तो थोड़ा समय लगेगा सर। ओके, नॉर्मल से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि जैसा बुक में दिया है अगर मैं वैसे ही आपको पढ़ा दूंगा ना तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आपके दिमाग में आंसर बनेंगे ही नहीं। ऐसे हम लोग पढ़ लेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं जो हमसे सॉल्व ना हो। तो इक्विटी स्कीम यहाँ पर हमने नोट रखा हुआ है। नोट मतलब ये एक्स्ट्रा मटेरियल हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। एक्चुअल में यहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से बुक की शुरुआत यहाँ से होगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड यानी लार्ज फंड कैपिटल, यहाँ से हमारी शुरुआत होगी बुक की। लेकिन उसके पहले जो है ये मैं आपको चीज़ें समझाऊं ताकि आप जानो कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। नोट में अंडर सेबीज स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन इक्विटी स्कीम्स आर डिवाइडेड इनटू 11 ऑफिशियल categories based on the size of the companies they invest in, their investment in style or their specific purpose। तो इन्होंने बोला कि भाई जो इक्विटी स्कीम होती है उसमें कुल 11 कैटेगरी हैं। अब वो 11 कैटेगरी कैसे डिसाइड होती हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, किस स्टाइल में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और क्या विशेष पर्पज है इन्वेस्टमेंट का। ओके, बाई लॉ अगर देखा जाए तो एन इक्विटी स्कीम मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 65% ऑफ इट्स टोटल मनी इनटू स्टॉक। इक्विटी स्कीम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ सारा का सारा पैसा या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी का मतलब शेयर होता है, रिलायंस के शेयर में, अडानी के शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है, दैट्स इक्विटी स्कीम। ओके, तो म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, इक्विटी में, तो उसे ही इक्विटी स्कीम कह देते हैं। अब गाइडलाइन के हिसाब से कम 65% अगर पैसा आपने स्टॉक में लगा रखा है तभी उसे इक्विटी स्कीम हम बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें जो म्यूचुअल फंड है फ्रेंड्स उनको तीन चीज़ों के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी साइज बेस्ड फंड्स। दूसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल या स्ट्रेटजी बेस्ड फंड। और तीसरा जो है वो सेक्टर या थीम या स्पेसिफिक पर्पज बेस्ड फंड होते हैं ये। ओके, 3 तरीके के, मतलब जो है ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन है उसमें ब्रॉडर टर्म में अगर हम देखें तो पहला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि साइज, कंपनी का साइज क्या है उसके हिसाब से फंड को बांटा है इन्होंने। यहाँ पर देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के 5 जो है फंड आते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टाइल के आधार पर ये हैं हमारे 1 2 3 4 हैं, वैल्यू फंड, कंट्रा फंड, डिविडेंड यील्ड फंड और फोकस्ड फंड। और फिर उसके बाद में सेक्टर या थीम या पर्पज बेस्ड जो फंड होते हैं ये 2 हैं, सेक्टोरल या थीमेटिक फंड और ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। कुल मिलाकर के हमारे पास 11 फंड हैं, 11 म्यूचुअल फंड होते हैं जो इक्विटी में आते हैं। उन 11 को हमने ये 3 जगहों में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन का मेजर पॉइंट है कि हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है कि जो पैसा हम म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस साइज की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका मार्केट में कैपिटल कितना है, पूंजी कितनी है, क्या वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, टॉप 100 है, टॉप 1000 कंपनी कहाँ आती है। ओके, तो ये बोलते हैं दीज फंड्स आर कैटेगराइज्ड पॉपुलरली बाय द साइज ऑफ कंपनी दे बाय शेयर इन। तो इन जो है फंड्स को हम म्यूचुअल फंड को क्लासिफाई कैसे करते हैं कि किस तरीके की कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन कंपनियों का शेयर उन कंपनियों का साइज कैसा है, मार्केट का साइज कैसा है। ओके, जैसे इसमें 3 कैटेगरी आती हैं, लार्ज कैप, मिडिल कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप उन कंपनियों को कहेंगे जो टॉप 100
बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया है। हमारे देश में जो 100 बिगेस्ट कंपनी है उनको लार्ज कैप कहा जाएगा। कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन, ओके, लार्ज कैपिटल, सबसे बड़ा कैपिटल, यानी हमारे देश की 100 सबसे बड़ी कंपनियों को ले लेंगे, उन्हें हम कहाँ रखेंगे, लार्ज कैप में। इसमें आपका रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक वगैरह आते हैं। दीज आर मतलब स्टेबल एंड लोअर रिस्क, मतलब ये स्टेबल होती हैं, रिस्क कम है यहाँ पर। फिर आता है सर मिड कैप। मिड कैप कंपनियां वो होती हैं जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक की कंपनी, जिनकी रैंकिंग टॉप 100 तो चली गई लार्ज कैप में 101 रैंक से लेकर 250 रैंक, पूरे देश में जितनी भी कंपनी उनकी रैंकिंग है उनकी पूंजी के आधार पर, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। तो 101 नंबर से लेकर 250 नंबर तक जितनी कंपनी आती हैं हम उन्हें मिड कैप कहते हैं। यहाँ मीडियम साइज होती हैं, तेज ग्रो करती हैं और मीडियम रिस्क होता है, यहाँ रिस्क इस वाले से ज़्यादा होगा। स्मॉल कैप ऐसी कंपनियां जिनकी रैंकिंग 251 है उससे नीचे की, 251 से नीचे, 251 या उससे नीचे की अगर रैंकिंग है तो उन्हें स्मॉल कैप में रखा जाता है। ये छोटी होती हैं, अननोन होती हैं, रिलेटिवली अननोन होती है। जैसे हमने यहाँ नाम लिया आपको, यू नो अबाउट दीज कंपनीज, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे नाम होंगे जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। कैरी द हाईएस्ट रिस्क बट ऑफर ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। यहाँ जो स्मॉल कैप है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन भाई ग्रो करने के भी पूरे चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर, मतलब ये जो है कैपिटलाइजेशन के आधार पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर फंड 5 तरीके के हैं। लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड। समझ में भी आ रहा होगा कि लार्ज कैप फंड वो है जो लार्ज कैप वाली कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, मिड कैप वो है जो मिड कैप वाली कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा, सारा पैसा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा। स्मॉल कैप वो है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। लार्ज और मिड, क्लियर हो रहा होगा कि भाई इसमें लार्ज और मिड दोनों के लक्षण होते हैं, बराबर है। मल्टी कैप क्या है, यहाँ सब कुछ। मल्टी कैप मतलब इसका भी कुछ, इसका भी कुछ, इसका भी। व्हेन वी हैव ऑल थ्री कट टुगेदर मल्टी कैप हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो देखो चीज़ें क्लियर लगने लगी कि हाँ यही बातें यहाँ चल रही हैं। फिर आता है दूसरा, इन्वेस्टमेंट स्टाइल या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बेस्ड फंड। दूसरा क्लासिफिकेशन जो किया गया है कि इन्वेस्टमेंट की हमारी स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से दीज फंड्स आर कैटेगराइज्ड बाय द स्पेसिफिक हंटिंग स्ट्रेटजी द फंड मैनेजर्स यूज टू पिक स्टॉक रिगार्डलेस ऑफ कंपनी साइज। यहाँ कंपनी का साइज मुद्दा नहीं है, हम किस रणनीति के तहत किसी कंपनी को पिक कर रहे हैं वो मुद्दा होता है, ठीक है। हंटिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या है, इसमें आते हैं आपके वैल्यू फंड, कंट्रा फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, फोकस्ड फंड, इस तरीके के फंड होते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल हम चाहें तो डिविडेंड यील्ड, यानी कि यहाँ मैनेजर का एम है कि हम म्यूचुअल फंड का पैसा ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां पर कंपनियों से डिविडेंड आता हो, ऐसी कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हो, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है मुद्दा नहीं है, लेकिन ऐसी कंपनियों में हम पैसा डालेंगे जहां डिविडेंड जरूर से जरूर मिले, तो वो डिविडेंड यील्ड फंड में आ जाता है, ओके। फिर सबके बारे में बात करनी है, नॉट टू वरी, ओके। तीसरा है सेक्टर या थीम एंड पर्पज बेस्ड फंड होते हैं। दीज फंड्स आर हाईली स्पेसिफिक इन वेयर दे इन्वेस्ट आर स्पेसिफिक बेनिफिट दे ऑफर द इन्वेस्टर। मतलब ये कुल मिलाकर के किसी विशेष सेक्टर को जोर देते हैं, किसी जैसे सोलर सेक्टर को, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फोकस कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पर फोकस कर लिया, इस तरीके से ये होते हैं, या कोई विशेष जो है बेनिफिट वगैरह ऑफर करते हैं। इसमें आता है सेक्टोरल या थीमेटिक फंड, और दूसरा जो है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आती है, ठीक है। तो ये हो गया कुल मिलाकर के इनका क्लासिफिकेशन, ठीक। तो हियर वी गो अगेन, हमने देखा भाई कि जो है सेबी रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड का, उसने क्लासिफिकेशन किया है इक्विटी, स्कीम, डेट, हाइब्रिड, सोल्यूशन और अदर, 5। उसमें से हम पहला इक्विटी स्कीम उठाया हमने। इक्विटी स्कीम में कुल मिलाकर के 11 कैटेगरीज होती हैं, 11 के बारे में हमें बेसिकली 11 के बारे में ही बात करनी है। टेबल दे रखी है मैकमिलन बुक, अगर आप देखेंगे। हम थोड़ा डिटेल में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। बाई लॉ इक्विटी स्कीम तभी कहिएगा जब कम से कम 65% पैसा इक्विटी में यानी स्टॉक में या शेयर में इन्वेस्ट किया जाए। मार्केट कैपिटलाइजेशन का के आधार पर हमारा जो है क्लासिफिकेशन होता है, उसके हिसाब से कंपनियां जो है, मतलब म्यूचुअल फंड जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड 5 तरीके, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप। सवाल ये है कि सर लार्ज कैप में क्या आएगा, तो उसका ये डेफिनेशन है कि लार्ज कैप उन कंपनियों को कहते हैं जो इंडिया की टॉप 100 कंपनियां हैं, बिगेस्ट, सबसे बड़ी कंपनियां पूंजी के हिसाब से। मिड कैप में 101 से लेकर 250 रैंक वाली आती हैं, और स्मॉल कैप में 251 और उससे नीचे की कंपनियां आती हैं। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट स्टाइल के आधार पर हमारा क्लासिफिकेशन, इसमें वैल्यू फंड, कंट्रा फंड, डिविडेंड यील्ड और फोकस्ड फंड होता है। हमारी उद्देश्य होता है कोई विशेष हंटिंग स्ट्रेटजी होती है कि हम किसी एक चीज़ पे, जैसे वैल्यू आनी चाहिए, डिविडेंड आना चाहिए,
किसी चीज़ पर फोकस किया हो, सेक्टर स्पेसिफिक किसी विशेष सेक्टर पर या किसी पर्पज के लिए, जैसे ये टैक्स बेनिफिट के लिए बनाई गई है, इस तरीके के। ओके, अब आते हैं सर, इतना मतलब ये हमने जो पढ़ा अभी तक ये केवल नॉलेज बेस के लिए था। एक्चुअल में मैकमिलन बुक का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ। ओके, यहाँ से अब हम बुक पर आ जाते हैं। तो इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी साइज बेस्ड जो फंड होता है, साइज बेस्ड, ये बुक में नहीं दिया हुआ। उन्होंने बस ये बताया हुआ है कि हाँ, एक लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड की खासियत क्या होती है? एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप स्टॉक। मैंने आपको पहले ही बताया कि लार्ज कैप फंड क्या होगा, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप वाले फंड में करती है। ओपन एंडेड होती है, मतलब इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। ओके, स्कीम है, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक में करती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लार्ज कैप कंपनीज इज 80% ऑफ टोटल एसेट। यानी जितना भी पैसा है उसका कम से कम 80% इक्विटी में, लार्ज कैप स्टॉक में अगर डाला जाएगा तो उसे हम लार्ज कैप फंड बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ फिर ध्यान में क्या रखना है, यही 80% वगैरह ये सारी चीज़ें याद रखिए, क्योंकि लार्ज कैप से आपको पता चल जाएगा कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जा रहा है, लार्ज कैप वाले स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा रहा है। सारी की सारी म्यूचुअल फंड स्कीमें ज़्यादातर ओपन एंडेड हैं, ज़्यादातर यहाँ ओपन एंडेड ही हम डिस्कस करें। ओपन एंडेड है, इक्विटी स्कीम है जो लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करती है। 80% मिनिमम इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट का इनका लार्ज कैप में होता है। फिर आता है मिड कैप फंड। मिड कैप किसे कहते हैं? भाई सीधी सी बात है, जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप में होगा उसे मिड कैप इन्वेस्टमेंट कहें। यहाँ पर मिनिमम जो है टोटल एसेट का मिनिमम 65% जो है इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए? मिड कैप में होना चाहिए। टोटल का 65% मिड कैप में होना चाहिए। फिर आता है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड कौन से होंगे? जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है स्मॉल कैप में किया जाता है, जो मुख्यतः स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती है। यहाँ पर भी क्राइटेरिया है कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में करना होगा वो टोटल एसेट का 65। बाकी का पैसा आप कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, 35% कहीं कर दीजिए, लेकिन 65 कम से कम 65% आपको स्मॉल कैपिटल वाली कंपनियों के शेयर खरीदने में इन्वेस्ट करना होगा। फिर आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप, यहाँ पर दोनों तरीके के फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनका कैपिटलाइजेशन लार्ज है, यानी कि 1 से लेकर 100 रैंक वाली, और मिड कैप 101 से लेकर के 250 तक की रैंक वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना होगा। मिनिमम का क्राइटेरिया देखिए, यही ध्यान देने वाली बात है कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए लार्ज कैप में टोटल का 35%, और मिनिमम जो है मिड कैप में 35%, यानी कि 35% कम से कम लार्ज कैप में और 35% कम से कम मिड कैप में। बाकी का जो है बचता है 30% आपका, 30% वो आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर दो, स्मॉल वाले में कर दो, वो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम इतना आपको यहाँ इन्वेस्ट करना होगा लार्ज एंड मिड कैप में। अब आ जाती है मल्टी कैप में। मल्टी कैप में क्या आ जाता है सर? मल्टी मतलब कई सारे, ठीक है। तो यहाँ पर एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज, मिड कैप एंड स्मॉल, यानी कि ये तीनों में इन्वेस्ट कर देती है, इसलिए मल्टी कहा गया है। लार्ज में भी करेगी, स्मॉल में भी, मिड में भी। ओके, मल्टी कैप फंड्स मस्ट नाउ इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 25% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप एंड 25% इन स्मॉल कैप। मतलब इन्होंने कहा कि कम से कम 25% यू हैव टू इन्वेस्ट इन लार्ज, 25% इन मिड एंड 25% इन स्मॉल, इतना करिए कम से कम। बाकी का पैसा बचा 25%, वो चाहे जहां आप इन्वेस्ट कर दीजिए। इसे जो है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के नाम से भी जाना जाता है। मल्टी कैप फंड को हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के भी से नाम से जानते हैं। अब देखो फंडा हमने समझ लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने में और समझने में चाहिए हमें। इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से जो फंड होते हैं उसमें पहला आता है वैल्यू फंड। वैल्यू फंड एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। स्कीम शुड फॉलो अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इज 65% ऑफ टोटल। जितना भी टोटल एसेट है उसका कम से कम 65% जो है आपको इन्वेस्ट करना होगा इक्विटी में, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वैल्यू फंड में जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। क्या मतलब है वैल्यू का? मतलब हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से वैल्यू बने, जहाँ से वैल्यू निकले। जैसे कि कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप उसको 70 लाख में खरीद, आपने वैल्यू एडिशन की, इस तरीके का सिचुएशन। मतलब कहने का एक तरीके से ना, ये मार्केट का जो है, मतलब आपको मार्केट की अच्छे से अध्ययन होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए कि हाँ, कहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमको अच्छा रिटर्न मिले या वैल्यू क्रिएशन हो। तो वही है वैल्यू फंड। ओके,
तो वैल्यू फंड क्या होता है समझ गए होगे? वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यहाँ पर जहाँ पर वैल्यू क्रिएट होती है वही वैल्यू फंड कहलाता है। मिनिमम 65% आपको 65% इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी इक्विटी बोलेंगे, करेक्ट है? वही वाली बात यहाँ लिखी हुई है। आते हैं कंट्रा फंड में। कंट्रा फंड क्या होता है भाई? कंट्रा, देखो कंट्रा यहाँ नोट में पढ़ते हैं। कंट्रेनियन मीन्स गोइंग अगेंस्ट द क्राउड, मतलब जो कंट्रा है ये कंट्रा जो शब्द आया है वो कंट्रोनियन से आया हुआ है। कंट्रोनियन का मतलब होता है क्राउड के खिलाफ जाना, यानी कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, उल्टा चलना होगा, ठीक है? यानी हमें जैसे भेड़ों का झुंड होता है उस तरीके से नहीं फॉलो करना है। द वर्ड कंट्रा कम्स फ्रॉम कंट्रोनियन व्हिच मीन्स डूइंग द एग्जैक्ट अपोजिट व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग, मतलब जो दुनिया कर रही है उसका उल्टा करना ही कंट्रा कहलाता है। बात समझिए? कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्ट करते हैं ना, सभी कह रहे हैं कि हाँ हाँ पिक्चर बहुत अच्छी है, यू से नो पिक्चर बहुत घटिया है, तो कंट्रा कर दिया आपने, ठीक है? कंट्राडिक्शन, ठीक है? यही बोलते हैं कि कंट्रा फंड कौन सा हो गया? जो उल्टा काम करते हैं। तो यहाँ एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग कंट्रोनियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, यानी स्कीम शुड फॉलो कंट्रोनियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, तो उसे जो है हम कंट्रा फंड कहते हैं। यानी कंट्रा फंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो हमारा मेथड है वो क्या है? कंट्रा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। कंट्रा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या कि सोचो कि जैसे सभी लोग कोई शेयर था 1200 रुपए का, ठीक है? 1200 रुपए का शेयर था, अभी वो गिर करके जो है 600 रुपए का हो, गिर करके उसकी वैल्यू 600 रुपए हो गई है। अब इस समय 600 रुपए का शेयर हो गया है तो सभी इसको खरीदना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि ये चीप है, इट इज चीप, सभी बाई करना चाहेंगे। नहीं यार 1200 का शेयर हमको 600 मिल रहा है, खरीदो, तो दुनिया खरीदेगी, आपको उल्टा करना है, दैट्स कंट्रा। यानी ये हमारा म्यूचुअल फंड इसको बेचेगा, जब दुनिया बेच रही होगी तो हमारा म्यूचुअल फंड खरीदेगा, ये स्ट्रेटजी होती है, समझ रहे हैं? कंट्रा का ये मतलब होता है, ओके? तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगेन भाई 65% टोटल एसेट का आपको इन्वेस्ट करना होगा म्यूचुअल फंड में, मतलब इक्विटी में, तभी इसे हम बोलेंगे क्या? इक्विटी फंड, है ना? तो कंट्रा फंड समझ में आ गई बात, ओके? म्यूचुअल, अब यहाँ पर नोट में इन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड बिल परमिटेड टू ऑफर आइदर वैल्यू फंड और कंट्रा फंड, मतलब इन्होंने बोला है कि सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से या तो आप वैल्यू फंड दे सकते हैं या तो आप कंट्रा फंड दे सकते हैं, दोनों एक साथ ऑफर नहीं किया सकते, गाइडलाइन मना कर दी। दोनों में से कोई एक ही, जैसे एसबीआई ने अगर मान लो एसबीआई कंट्रा फंड लेकर आया है तो एसबीआई वैल्यू फंड नहीं ला सकता है, ये गाइडलाइन। आगे बढ़ते हैं डिविडेंड यील्ड फंड। भाई डिविडेंड यील्ड फंड क्लियर सी बात है, डिविडेंड यील्ड करने वाली ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करो जहां से डिविडेंड जरूर मिले। एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम प्रीडोमिनेटली इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक, यानी ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मुख्यतः इन्वेस्ट करती है डिविडेंड यील्ड करने वाले स्टॉक में। ऐसे ऐसी कंपनियों में जैसे एल हो गया, लार्सन एंड टर्बो हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब कंपनियां यील्ड देती हैं, मतलब डिविडेंड पे करती हैं अपने। पीएनबी भी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, बैंक करते हैं। तो ऐसे स्टॉक में, ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना डिविडेंड यील्ड फंड कहलाएगा। मिनिमम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 65% होना चाहिए, ठीक है? ये डिविडेंड यील्ड फंड हो गया। फिर आता है फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड, फोकस्ड फंड का ये देखो एग्जांपल समझते हैं नोट में। द फोकस्ड फंड मैनेजर बिलीव दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग 100 ओके कंपनीज दे शुड ओनली बाई दीज एब्सोल्यूट फेवरेट, देयर एब्सोल्यूट फेवरेट टॉप परफॉर्मिंग कंपनी, मतलब हमें 100 कंपनियों में नहीं इन्वेस्ट करना है, हमारा फोकस सिर्फ 4-6 अच्छी कंपनियों में जिनके बारे में हमको अच्छे से पता है, वो हमारी फेवरेट है और टॉप परफॉर्मिंग कंपनियों में रही हैं या हैं मौके पर, ओके? तो ये होता है फोकस्ड फंड, यानी हमारा फोकस है अच्छी चीजों पर। एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन मैक्सिमम 30 स्टॉक, तो ये पहली बात ओपन एंडेड है, यानी कि हमेशा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है। इक्विटी स्कीम है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम 30 स्टॉक में, मैक्सिमम 30 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, बस 30 स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 31 में नहीं कर सकते हैं। अब वो फोकस कहीं भी रख सकते हैं, मेंशन वेयर द स्कीम इंटेंड टू फोकस, मतलब हमें यहाँ लिखना चाहिए कि हम, यानी कि जो म्यूचुअल फंड आएगा वो बताएगा कि हमारा हम कहाँ किस जगह पर फोकस करना चाहते हैं। जैसे हम मल्टी कैप पे फोकस रखेंगे कि लार्ज कैप पे कि मिड कैप पे कि स्मॉल कैप पे, ठीक है? लेकिन हमें स्कीम फोकस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टॉक मैक्सिमम 30, एक स्कीम है जो फोकस करती है केवल मैक्सिमम 30 स्टॉक पर, बस उसे ही हम बोलते हैं क्या? फोकस्ड फंड, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर हम दुनिया भर की जो है
कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते, हम विशेष तरह की टॉप 30 या फिर टॉप 30 या कैसी भी 30 लेकिन फोकस्ड 30 कंपनी पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं फोकस्ड फंड। यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 65% होना चाहिए। वही बोला, इसका एग्जांपल मैंने, भाई हम 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि हम टॉप परफॉर्मिंग कंपनी में इन्वेस्ट करें। फिर आ जाता है सेक्टोरल थीमेटिक फंड, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन सेक्टर, यानी ऐसी स्कीम जो सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। सेक्टर का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे ग्रीन एनर्जी थीम फंड, अब ये ग्रीन एनर्जी पे फोकस करती है। एंड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग द स्पेसिफिक थीम, तब कहने का कि ये जो स्कीम होती है किसी विशेष सेक्टर पर फोकस करती है, इन्वेस्ट करती है, या किसी विशेष थीम में इन्वेस्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन एनर्जी, अब कि जो म्यूचुअल फंड है उसकी थीम क्या है, ग्रीन एनर्जी, सारे इन्वेस्टमेंट उन शेयर्स में होंगे जिन कंपनियों के ग्रीन एनर्जी में इन्वॉल्वमेंट है। ओके, वही बात हो गई। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी 80% होना, पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर थीम में 80% इन्वेस्टमेंट अगर हो तो उसे सेक्टोरल या थीमेटिक फंड बोल दिया जाता है। बस ये लास्ट है हमारा 11वां है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS, टैक्स बेनिफिट के लिए है। An open-ended equity-linked saving scheme with statutory lock-in period of 3 year and tax benefit। तो मतलब ये है कि सरकार ने सोचा कि लोग जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो ऐसा करते हैं कि टैक्स का बेनिफिट भी इनको दे देते हैं। जैसे टैक्स सेवर एफडी आती हैं, बिल्कुल ये टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है, सिंपल सी भाषा, ये टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं इस पैसे को जहां पर कि जो है टैक्स बचे, नहीं, इस म्यूचुअल फंड की ही खासियत है। इस म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा लगाया जाएगा वो, है ना, मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे से मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मैंने 1000 रुपये लगाए, अब वो 1000 रुपये हो सकता है कंपनी रिलायंस में इन्वेस्ट कर दे, मान लेते हैं। रिलायंस तो अपनी लार्ज कैप में भी आती है सर, हाँ बिल्कुल लार्ज कैप में आती है, तो वहां भी तो 1000 इन्वेस्ट कर सकती है। तो यहाँ क्या हो गया सर, स्पेशल ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट अभी भी रिलायंस में वहां भी हो रहा था, इस स्कीम में भी रिलायंस में होगा। लेकिन यहाँ सरकार बोलती है कि चूंकि तुमने ELSS में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो तुमको जो है टैक्स नहीं देना है जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे। लेकिन एक और है कि 3 साल तक तुम पैसे नहीं निकाल, बस सरकार ने ये बोला इस स्कीम से तुम 3 वर्षों तक पैसा अगर नहीं निकालते हो तो हम तुमको टैक्स बेनिफिट, बस ये वाली बात हो जाती है। इन्वेस्टमेंट चाहे जहाँ करे ये कंपनी, उससे मतलब ये मतलब म्यूचुअल फंड कहीं करे उससे मतलब नहीं है। तो ये ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है, स्ट्रक्चरली लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर एंड टैक्स बेनिफिट। ठीक है, तो इसमें 3 साल का लॉक इन होता है इस स्कीम में, और टैक्स का बेनिफिट भी आपको मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में 80% ऑफ टोटल एसेट होना चाहिए, इक्विटी में 80% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ELSS में ये कंडीशन होती है। इन अकॉर्डेंस विद द इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 2005, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा लाई गई है। मतलब भाई 3 साल का लॉक इन पीरियड और टैक्स बेनिफिट देने के लिए जो गाइडलाइन लाई गई थी वो था इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 11 सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे, पर मैं कुछ आपको यहाँ देखो, जहाँ पर वैसे तो जनरली रूल क्या है, कम से कम 65%, तो 65 तो बाय डिफ़ॉल्ट है, जहाँ-जहाँ अलग है, वहाँ-वहाँ याद करते चलिए। जैसे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा? लार्ज कैप वाले स्टॉक में, और मिनिमम यहाँ अलग है देखो, 80% जो है टोटल एसेट का 80% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे? 80% लार्ज कैप में। कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? लार्ज कैप में 80% इन्वेस्ट। मिड कैप में यहाँ इन्वेस्टमेंट मिड कैप में होगा ज़्यादातर, कितना? 65%। कितना? 65%। उसके बाद में इसका स्मॉल कैप में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में होगा, 65%। लार्ज एंड मिड कैप में कुछ पैसा लार्ज में लगेगा, कुछ मिड कैप वाले में लगेगा, 35% और 35% दोनों है, ध्यान रखेंगे। 35% लार्ज में और कम से कम 35% मिड में। मल्टी कैप में 25, 25, 25 का कॉन्सेप्ट चलता है, और यहाँ तीनों में इन्वेस्ट किया जाता है। मल्टी कैप में लार्ज में भी, मिड में भी, स्मॉल में भी, 25 लार्ज में, 25 मिड में, 25 स्मॉल में किया जाता है, और इसे दूसरे नाम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा वैल्यू फंड आता है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसमें वैल्यू एडिशन का काम होना चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहाँ पर भी वही 65% का है। कंट्रा फंड वो होता है
जो दुनिया करे उसका उल्टा करना कंट्रा स्ट्रेटजी कहलाता है। यहाँ कंट्रा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जब दुनिया बेच रही होगी शेयर को, हम खरीद रहे होंगे, दैट्स कंट्रा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर भी 65%। डिविडेंड यील्ड, ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना, ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना जहाँ पर डिविडेंड हर साल मिलता हो या बीच-बीच में डिविडेंड आता हो, 65% यहाँ पर भी। फोकस्ड फंड हमारा, यहाँ पर हम इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन मैक्सिमम 30 स्टॉक, मैक्सिमम 30 स्टॉक में हम फोकस्ड फंड है। हम दुनिया भर की कंपनियों में फोकस ना करके हम केवल टॉप 30 कंपनियों में या बेहतरीन क्वालिटी की 30 कंपनियों को वहाँ पर उठाते हैं, तो उसे फोकस्ड फंड कह देते हैं। ये 30 याद रखिए और यहाँ पर जो है 65% वही क्राइटेरिया। फिर आता है सेक्टोरल या थीमेटिक। सेक्टोरल में हम किसी विशेष सेक्टर पर जोर देते हैं, किसी विशेष थीम पर जोर देते हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी थीम हो गई हमारी, सोलर पावर, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक थीम रख दी हमने कि हमने सारा इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक कंपनियों में करना है। आईटी कंपनी को थीम में रख लिया, सारा इन्वेस्टमेंट आईटी कंपनियों में। यहाँ पर है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर थीम में कम से कम 80%, टोटल का 80% आप इन्वेस्ट करिए। टीएलएसएस, ये जनता को जो है टैक्स का बेनिफिट देने के लिए अलग से स्कीम लाई गई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जितना भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसका 80% जो है आपको इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में करना। बाद में आपको 3 साल का लॉक इन रहेगा यहाँ पर और टैक्स बेनिफिट मिलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ठीक, 3 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं और उसके बाद में टैक्स भी आप पेड भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे आप एलआईसी में करते हैं उसी कर सकते हैं। और इसके लिए जो गाइडलाइन लाई गई थी वो थी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जैसा कि मैंने बताया, इस स्कीम में हम ऐसे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ पर टैक्स बेनिफिट नहीं, हम इन्वेस्टमेंट नॉर्मल ही करते हैं। बस केवल क्या है, इस स्कीम की खासियत है सरकार के हिसाब से कि अगर इसमें तुम पैसे लगाओगे तो हम तुमको 3 साल का लॉक इन अलाउ करेंगे, मतलब लॉक इन करवाएंगे तुम्हारा पैसा और प्लस तुम्हें टैक्स का बेनिफिट देंगे। तो 3 साल तक तुम पैसे निकाल। तो बस यहीं पर बात हमारी खत्म होती है। होप है आपको समझ में आया होगा। अगले वाले में लेक्चर में हम डेट स्कीम के बारे में बात करेंगे।